Hello students, chemistry sir, PK sir, welcoming you to the next lecture of class 11th NCERT chemistry और ये है लेक्चर नंबर 5। इस चैप्टर का नाम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का जो है लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर के। तो जो पुराने लेक्चर्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, उनको रीगेन या रिकॉल करने के लिए या रिवाइज करने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आयोनिक रेडियस। अब देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एटॉमिक रेडियस की, और एटॉमिक रेडियस का मीनिंग क्या होता है उसके बारे में ऑलमोस्ट हमने ज़्यादातर बात कर ली थी। ठीक है, जब हमने वहाँ पर बात की थी तो वहाँ पर हमने रेडियस की बात की थी, एटॉमिक साइज की बात की थी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आयन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आयन क्या होता है। व्हाट इज़ एन आयन। ठीक है, कुछ लोग आयन बोलते हैं, कुछ लोग आयोन बोलते हैं, तो जो अच्छा लगे वो बोलिए। अपनी इंग्लिश है नहीं, आप मर्जी बिगाड़ सकते हो, सुधार सकते हो, जो भी करें, बट आयन में बोलता हूँ। ठीक है, आयन क्या होता है? देखिए, कोई भी एटम जो होता है उसके पास अगर वो एटम न्यूट्रल है, अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो न्यूट्रल एटम के पास जितना प्रोटॉन होगा उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है। ये होता है न्यूट्रल एटम की बात। अगर किसी एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन हो जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उस कंडीशन में एक आयन का फॉर्मेशन होता है। हम लोगों ने जो एटम है उसको फिर हम आयन बोल देते हैं, और वो आयन जो है जिसके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है उसको हम कैटायन बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम सिंपली पॉजिटिव आयन बोलते हैं। वो पॉजिटिव आयन जो है वही क्या होता है, उसको ही हम कैटायन बोलते हैं, धन आयन बोलते हैं हिंदी में। और अगर कोई न्यूट्रल एटम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, देन इन दैट केस द एटम इज नाउ कॉल्ड एनाइन और नेगेटिव आयन। उसको हम क्या बोलते हैं? एनाइन बोलते हैं, या उसको हम नेगेटिव आयन बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन था आयन का। अब देखिए, कैटायन में और एनाइन में क्या होता है। जब कोई एटम से इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होता है तो उसमें आयन बनता है। इट में बी कैटायन और इट में बी एनायन। ठीक है, अब एनायन की और कैटायन की जो डिस्टेंस होती है, जो रेडियस होती है, वो सेपरेटली हम मेज़र नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या होगा, हमें जो हमारा आयनिक क्रिस्टल है उसके अंदर कैटायन और एनायन की जो डिस्टेंस होती है उसको हम मेज़र करते हैं, और उसकी मेजरमेंट से हम एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जो है आपको आयनिक रेडियस का जो ट्रेंड है वो सेम ट्रेंड ही मिलेगा आपको। यानी जैसे एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड था वैसा ही आयनिक रेडियस के लिए भी आपको ट्रेंड मिलेगा। लेकिन आपको एक इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जो कैटायन होता है उसकी जो रेडियस होती है, यानी कि कैटायन की जो रेडियस होती है वो हमेशा ही अपने एटम से, जिस एटम से कैटायन बना है उससे उसकी जो रेडियस होती है वो हमेशा कम होती है। करेक्ट। अब इसको भी मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ कैसे होता है। देखिए, कैटायन की बात करें हम कि कैटायन की रेडियस जो है अपने ओरिजिनल एटम से, जिस एटम से वो बना है या जिसको हम पेरेंटल एटम बोलते हैं, उससे कम होती है। उससे क्या होती है? कम होती है। ठीक है, देखिए कैसे होता है। ये कैटायन है, तो मान लीजिए मैंने ये न्यूक्लियस बनाया, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ इलेक्ट्रॉन्स को शो करने के लिए सब सेल्स बनाए मैंने। ठीक है, ये कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉन का मैंने सिस्टम बना दिया जिसके अंदर एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, देखिए
अगर ये मान लीजिए एटम, ये फिलहाल एक एटम है, न्यूट्रल एटम है, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, ठीक है। इसके पास पहले 11 प्रोटॉन थे, सॉरी 10 प्रोटॉन थे, पहले इसके पास 10 प्रोटॉन थे, और आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में इसके पास अब इलेक्ट्रॉन कितना बच गया, 9 इलेक्ट्रॉन। पहले तो 10 इलेक्ट्रॉन था, अब ये आयन बन गया है, करेक्ट। अब इसको हम कैटायन बोलते हैं। तो अब देखिए क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतना ही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतना ही है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। प्रोटॉन क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही है, लेकिन अब जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो गया है। तो इन प्रोटॉन्स का इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज़्यादा जो है वो जो बोलते हैं, जिसको अट्रैक्शन जो फोर्स होता है वो ज़्यादा रहेगा। क्या होगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये रीजन हो गया इसका। तो इस वजह से क्या होगा, ये जो प्रोटॉन्स हैं वो इन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, तो इसका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। यानी कि कैटायन का साइज अपने पेरेंटल एटम से कम होता है। और एनायन के केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने किसी एटम के लिए ये सा डायग्राम बनाया, जिसके फर्स्ट शेल में हम जनरली 2 इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम कैपेसिटी शो करते हैं, और जो नेक्स्ट है हमारा वो है सेकंड शेल, और उस सेकंड शेल में मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रॉन फिल किया 3, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स मैंने फिल किया। तो इसके पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन था। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया। अब जब एक इलेक्ट्रॉन और आता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो पहले से प्रेजेंट थे उनमें रिपल्शन होता है। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रिपल्शन होता है, और ये रिपल्शन ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव रिपल्शन होता है। यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, यहाँ पर अट्रैक्शन बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यहाँ रिपल्शन इंक्रीज होता है। ड्यू टू दिस रिपल्शन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें जो रिपल्शन हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है, इसका साइज, एनायन का साइज अपने पेरेंटल एटम से ज़्यादा होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल्स की अगर आप बात करें तो ठीक है, एक बुक के अंदर, आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल गिवन है, और उस एग्जाम्पल को आपको याद भी रखना है, ठीक है। कि फ्लोरीन जो है उसका जो आयोनिक रेडियस होता है वो 136 pm होता है। पीएम का मैंने लास्ट क्लास में भी पूछा था कि पीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने पीएम के बारे में बताया है, ठीक है। लेकिन अगर जब इसका एटम की बात करते हैं, फ्लोरीन के एटम की बात करते हैं, तो फ्लोरीन के एटम के केस में जो है इसका एटॉमिक रेडियस कम होता है, यानी कि आयन बनते ही इसका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया है, ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हैं सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास जब सोडियम एटम होता है तो उसका तो रेडियस जो होता है वो 186 pm होता है, लेकिन जैसे ही उससे आयन बनता है तो उसका जो आयनिक रेडियस है वो 95, ऑलमोस्ट वो भी हाफ हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, छोटा सा है बट इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में, ऑफन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। कुछ खास नहीं है, बस याद रखने के लिए है। अगर आइसो वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया तो इजीली आप पता कर सकते हैं। आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, आइसो वर्ड का मतलब क्या होता है, सेम। ऐसे स्पीसीज, अब ये स्पीसीज क्या हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है ऐसा। ये एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, और आयंस में भी कौन कौन से, आपके कैटायन हो सकता है, एनाइन हो सकता है, एनाइन और कैटायन हो सकता है, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयन, एटम्स, कॉन्स और मॉलिक्यूल्स, ये स्पीसीज हो सकते हैं। तो ऐसे स्पीसीज या ऐसे एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है, दे कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये तो कंफर्म है कि अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो एक ही एलिमेंट के एटम तो नहीं हो सकते, यानी कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो स्पीसीज होते हैं वो एक ही एलिमेंट के एटम से नहीं बन सकते। तो इसका मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे, ठीक है। और एग्जाम के अंदर 99.9% जो आपसे पूछा जाता है, 1.01% में तो आप सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है, कुछ और भी पूछ ले, पता नहीं, लेकिन जो पूछा जाता है वो आपको याद रखना है। तो जो पूछा जाता है वही मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है नियोन।
नियोन के बारे में सबको पता है कि नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, और इसका एटॉमिक नंबर ही इसका इलेक्ट्रॉन्स का भी नंबर होता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर न्यूट्रल एटम के लिए सेम होता है। चलिए ये बात तो समझ में आ गई। अब नियोन से एक ज़्यादा करने के लिए हम जाते हैं सोडियम के पास। सोडियम के पास तो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन, तो इसके बना देते हैं पॉजिटिव। तो अब इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। फिर नेक्स्ट सोडियम के बाद में आता है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ 12 इलेक्ट्रॉन, बट अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स आर lost, then it becomes magnesium 2+ ion, and this also has 10 electrons. Next element is aluminium. Aluminium के पास 13 electron, but if we make cation of element this aluminium, then also it has 10 electron, तो इसके पास भी 10 electron होगा। नेक्स्ट नियोन से पहले आता है हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका एक नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर देते हैं, तो अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। फ्लोरीन से पहले आता है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देयर आर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन और दे देते हैं, तो ये ऑक्साइड आयन बन जाएगा, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही हमारा नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 इलेक्ट्रॉन, और 7 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन इसको और दे देंगे, तो ये बन जाएगा आपका नाइट्राइड आयन, और इसके पास में भी 10 इलेक्ट्रॉन। ये जो मैंने सीरीज बनाई है, अगर ये आप याद रख लेंगे तो आपको हमेशा ही फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में आपका जो नीट का और जेई का लेवल है उसमें यहीं से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, इजी था, कुछ ऐसा कुछ नहीं था जो आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात हो। अब हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, एक नया फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं उसको हम? आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। और इसको हम डेल आई एच से डिनोट करते हैं, डेल आई एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या होती है और इसका क्या इम्प्लीकेशंस होता है, इसका क्या मीनिंग होता है, इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए, आयन, अभी हमने देखा आयन एटम से ही बनता है आयन। अब एटम से आयन बनाना इजी तो नहीं है, क्यों? क्योंकि किसी एटम के पास में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियर चार्ज जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंड होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बोल सकते हैं आप इसको, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस होता है ये इलेक्ट्रॉन्स को बांध के रखता है, ठीक है। अब हम चाहते हैं किसी एलिमेंट से या किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। तो अगर मान लीजिए किसी ने, जैसे मान लीजिए मेरी इस फिस्ट में, मुट्ठी में एक मैंने इकट्ठा कर रखा है कुछ, है ना, मतलब कुछ इकट्ठा कर रखा, मतलब क्या, ये जैसे चौक पीस के हैं, चौक पीस, तो इनको मैंने ऐसे बंद कर रखा है। अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर फोर्स इन द सेंस, यहाँ पे आपको कुछ एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, ठीक है, उसको बाहर निकालने के लिए। इन द सेम वे द सेम कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल हियर ऑल्सो।
आपको क्या करना होगा, अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आप बाहर निकालना चाहते हैं, किसी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए कुछ एनर्जी इसको सप्लाई करना होगा, किसी एटम को एनर्जी सप्लाई करना होगा। यानी न्यूक्लियस इतना आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ेगा। न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्शन फोर्स से उसको बाइंड करके रखता है, इसलिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो जो एनर्जी है वही आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाती है। दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और इसको जो डेफिनेशन होता है वो आपको कैसे याद रखना है कि किसी एटम की गैसियस आइसोलेटेड गैसेस एटम की जो ग्राउंड स्टेट होती है उसमें से किसी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी एनर्जी को ही हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है। अब देखिए एग्जांपल के हिसाब से, ये मान लीजिए हमारा कोई एक एलिमेंट है और उसका एटम है X, ठीक है, और ये अकेला एटम है। वैसे जनरली अकेला एटम एग्जिस्ट नहीं करता है जनरली, करेक्ट, जो हमारे नोबल गैसेस या नोबल एलिमेंट्स है उनको छोड़ के। तो हमने एक मॉलिक्यूल था, उस मॉलिक्यूल को हमने क्या किया, कुछ एनर्जी दिया, वो मॉलिक्यूल जो है वो एटम्स में कन्वर्ट हो गया। अब हमने क्या किया, इस एटम को कुछ एनर्जी दी, और उस एनर्जी की वजह से क्या हो गया, ये जो एटम है इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो इसके लिए जो हमने एनर्जी दी उस एनर्जी को ही हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। जहाँ एंथैल्पी वर्ड आता है याद रखना एनर्जी के लिए वर्ड है ये। एंथैल्पी वर्ड जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ IUPAC। पहले इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बोलते थे उसको, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोला जाता था इसको। हमारे समय में जब मैंने पढ़ा था तब इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते थे, लेकिन आजकल IUPAC की जो नई रिकमेंडेशंस है उनके बेसिस पे इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगर ये कोई एक मेजरमेंट का एक है तो इसका कोई यूनिट भी होना चाहिए, तो इसका यूनिट आपको याद रखना है आयनाइजेशन एंथैल्पी का यूनिट, जो कि स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं किलो जूल पर मोल। एक मोल के लिए कितना किलो जूल का रिक्वायरमेंट होता है वही क्या होता है, किलो जूल होता है। ठीक है, अब ये मान लीजिए यहाँ पर हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दिया, तो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन मान लीजिए अगर हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें और एनर्जी देनी पड़ेगी, और उस और एनर्जी को हमने मान लीजिए IE2 से डिनोट किया, तो अब इसके ऊपर I2 प्लस आ जाएगा और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है उसी एटम में से, तो आपको ऐसा कुछ करना होगा, और ये जो IE1 है वो IE3 हो जाएगा, और ये आपका X3 प्लस बन जाएगा, और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये सक्सेसिव ऑर्डर होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए। ठीक है, अब कौन सा कम होगा और कौन सा ज़्यादा होगा, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि IE1, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 3। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन तीनों में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए। तो कोई भी ऑर्डर हो, लेकिन हमेशा याद रखना है कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है उनकी वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है, हमेशा, दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो ये याद रखना आपको, आयनाइजेशन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से, एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी से, एंड सो ऑन। आगे भी आप चाहो तो और जा सकते हो। ऐसा क्यों होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो ऑर्डर होता है इसका कारण क्या है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये तो था न्यूट्रल एटम X, आइसोलेटेड ग्राउंड स्टेट में था, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यहाँ पर ये कैटायन बन गया। कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज के अंदर से, यानी कि एक ऐसी स्पीसीज जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, उसमें से अगर आप इलेक्ट्रॉन खींच के लाओगे तो इतना आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को नहीं देगा। यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाउंड होता है, बंधा हुआ होता है, तो इसलिए
यहाँ से इस पॉजिटिव से या कैटाइन से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना निकालना बहुत ही मुश्किल काम है, तो आपको और ज़्यादा एनर्जी उसमें डिनोट वो करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसलिए IE2 का वैल्यू IE1 से ज़्यादा होगा। और सेम यही कॉन्सेप्ट थर्ड IE3 के लिए लगा सकते हैं आप कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लूज़ हो गया तो ये पॉजिटिव कैटाइन बन गया, और उसके पास इसमें से भी आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर और ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। चलिए, अगर एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ऐसा कुछ उसने डिफाइन नहीं किया है, ऐसा कुछ उसने स्पेसिफाई नहीं किया है, तो आपको हमेशा ही आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट लेना है, उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कंसीडर करना है, यानी कि वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो जब तक आपको बताया न जाए कुछ एक्स्ट्रा अलग से क्वेश्चन में, तब तक आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी को ही कंसीडर करना है, ठीक है। अब देखिए, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी तो देनी ही पड़ेगी, और अगर आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो हमेशा ही क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू वाली होती है, ठीक है। और ऑर्डर बता ही दिया, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ठीक है। तो इसलिए ये आपको याद रखनी है। चलिए, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट, अगर मान लीजिए जैसे अपने पास में 60 एलिमेंट्स हैं और उन 60 एलिमेंट्स की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को वर्सेस एटॉमिक नंबर्स ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जैसे ही पीरियोडिक नंबर इस प्लॉट में या इस ग्राफ में हम नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर अपने को मैक्सिमा मिलता है। मैक्सिमा क्या होता है, जहाँ पर आपका जो प्लॉट है वो हाईएस्ट वैल्यू पे जाता है। तो अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, देखिए जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ हीलियम की। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ, हीलियम के बाद में आता है हमारा नियोन। नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन। आर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन। आर्गन के बाद क्रिप्टॉन 36 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इसका तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया 2, फिर इसके लिए होता है 2 8, फिर इसके लिए होता है 2 8 8। यानी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये एलिमेंट्स जो होते हैं ना, इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं ये मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। अगर आप इस कंडीशन में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी होगी। दैट इज़ वाई जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का एटॉमिक नंबर के साथ जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जैसे ही आपका नोबल गैस या नोबल एलिमेंट आता है तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू इसकी मिलती है पर्टिकुलर पीरियड के अंदर। तो किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर आपको हमेशा आयनाइजेशन एंथैल्पी की मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए मिलेगी, इनके लिए, ठीक है। ये याद रखना है आपको, करेक्ट। चलिए, मिनिमा कहाँ मिलेगा, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, एल्कली मेटल्स में, एल्कली मेटल्स में। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जो एल्कली मेटल्स, अब एल्कली मेटल्स किसको बोला जाता है, ग्रुप फर्स्ट के मेंबर्स को। ग्रुप फर्स्ट ये जो है हमारा जीवन जिसको हम बोलते हैं, तो ग्रुप फर्स्ट के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं। एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो मेटल्स होते हैं ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो इनके बेस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इनके बेस का फॉर्मेशन होता है, और ये जो बेस होते हैं ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल बोलते हैं। अब इनके साथ में ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि भाई इनका जो है आउटर मोस्ट, इनका जो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू इतना कम होता है। तो सिंपल सा है इसका कारण कि देखिए आप लोगों को याद होगा हमने एटॉमिक साइज़ की बात की थी, हमने एटॉमिक साइज़ की बात की थी। तो जब एटॉमिक साइज़ की हमने बात की थी तो वहाँ पर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि एटॉमिक साइज़ का ट्रेंड क्या होता है। एटॉमिक साइज़ का ट्रेंड डाउन द ग्रुप, किसी भी ग्रुप के अंदर जब आप टॉप से डाउन की तरफ जाते हैं तो आपका जो एटम है उसका साइज़ इंक्रीज होता है, ओके। अब अगर आप
किसी पर्टिकुलर पीरियड की बात करें, किसी पर्टिकुलर पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं और यू कैन से अलोंग द पीरियड, देन इन दैट केस जो है एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब किसी पर्टिकुलर ग्रुप में सबसे बड़ी साइज वाला जो एलिमेंट होता है वो ग्रुप फर्स्ट का मेंबर होता है। ग्रुप फर्स्ट का मेंबर, उसका एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होता है। अब उसका क्या फ़ायदा होगा, देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये है हमारा लिथियम, फर्स्ट ग्रुप, मान लीजिए फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट मेटल, फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट मेटल जो है वो है लिथियम, ठीक है। तो इसकी हम बात करते हैं। लिथियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका जो सेकंड सेल होगा उस सेकंड सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। लिथियम के बाद में सोडियम आता है, सोडियम, और सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन को अगर आप ड्रॉ करते हैं तो ये प्लस, ये इसका फर्स्ट सेल, ये इसका सेकंड सेल और ये इसका थर्ड सेल। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, 3 6 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए साइज, लिथियम का साइज इतना सा है, सोडियम का साइज इतना सा है। अब हमें क्या करना है, आउटर मोस्ट सेल में से मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, आउटर मोस्ट सेल में से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है, रिमूव करना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इनर मोस्ट जो सेल होते हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट नहीं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो जब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो उस कंडीशन में हम इसी इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना है तो ये बहुत न्यूक्लियस से दूर है, ये भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का जो होल्ड है, न्यूक्लियस का जो कंट्रोल है वो कंपैरेटिवली इन इलेक्ट्रॉन्स से या इन इलेक्ट्रॉन से कम है। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ से रिमूव किया जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजीली रिमूव किया जा सकता है। एंड इन द सेम वे लिथियम, सोडियम, एंड देन नेक्स्ट एलिमेंट पोटेशियम, देन नेक्स्ट एलिमेंट रूबिडियम, देन सीजियम, एंड द लास्ट वन इज फ्रेंशियम। फ्रेंशियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए हम इसकी बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं, फर्स्ट ग्रुप यानी कि एल्कली मेटल्स के जो ग्रुप है, उनका आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है बहुत ही कम होता है और वो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। इसी को बोलते हैं मेटेलिक प्रॉपर्टी, करेक्ट, मेटेलिक कैरेक्टर, कि कोई एलिमेंट जितना जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है उसको ही हम मेटेलिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। या ये मेटल्स की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की उनकी नेचर होती है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं कि इस आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या होगा, मतलब ग्रुप में क्या होगा और पीरियड में क्या होगा, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो जब भी आपको ट्रेंड की बात करनी हो, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेंड, तो आपको याद रखना है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज के ये हमेशा ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तीनों कौन कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ मैं, आपको याद होगा स्टार्टिंग में अंदर क्लास के स्टार्टिंग में या इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने जो बोला था कि जब भी मैं यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ तो मैं 3 चीज़ों की बात कर रहा हूँ। एक है हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी एंथैल्पी, EGE, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, EGE, और लास्ट है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन तीनों के लिए ही आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जैसे एटॉमिक साइज का वैल्यू इंक्रीज होगा तो इन तीनों की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। अगर एटॉमिक साइज का वैल्यू डिक्रीज होता है तो इनकी वैल्यू इंक्रीज होगी। दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन एग्जैक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, हम बस इतना ही बताएंगे कि अगर ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, करेक्ट, ऐसा रिलेशन आपको याद रखना है। तो अब इसके बेसिस पे तो हम बता सकते हैं, क्या कि हमें मालूम है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में एटम का साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। एक पर्टिकुलर ग्रुप में एटम का जो साइज है वो इंक्रीज होता है, यानी नीचे वाला जो एलिमेंट है यहाँ पे, जैसे सबसे नीचे सीजियम या फ्रेंशियम मान लीजिए, उसका साइज तो बहुत बड़ा होता है। जितना बड़ा साइज उसका इलेक्ट्रो आयनाइजेशन एंथैल्पी उतना ही कम,
उसको इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने में आसानी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकता है, लूज़ कर देता है। तो ग्रुप के अंदर ऑर्डर पता चल गया कि जैसे हम ग्रुप में टॉप टू डाउन जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू डिक्रीज होगा। बात करते हैं हम पीरियड की, तो पीरियड में हम किधर से किधर जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, या जिसको हम बोलते हैं अक्रॉस द पीरियड। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो इसका मतलब एटम का साइज छोटा होगा, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना डिफ़िकल्ट टास्क है, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, कम होगी। करेक्ट। तो ये था केस किसका, आयनाइजेशन एंथैल्पी का। और यहाँ पर आपका एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है शील्डिंग और स्क्रीनिंग का। तो ये जो शील्डिंग और स्क्रीनिंग का जो रीज़न है वो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि जो इनर शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनर शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके ऊपर न्यूक्लियस का जो इफेक्ट होता है, न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट होता है उसको कम कर देते हैं। तो ये जो इफेक्ट होता है इसको ही हम शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा इसका एक सिंपल सा एग्जांपल। ओके, अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आता है आपके लिए, अगर आप लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाते हो तो वहाँ पर आपको जो है लिथियम से फ्लोरीन यानी कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, तो वहाँ पर एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है। एटम का साइज इंक्रीज होने का मतलब क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पर जो आपका ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा, एटॉमिक साइज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल याद रखना है कि बोरॉन की और बेरिलियम की कंपैरिजन आपको याद रखनी है। ठीक है, बोरॉन कहाँ पर है, बेरिलियम कहाँ पर है, ये मान लीजिए बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको 1s2 2s2 जो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसके पास में है बोरॉन, बोरॉन का होता है 5 का मतलब होता है 1s2 2s2 2p1। ठीक है, 1s2 2s2 2p1। यहाँ पर देखिए अगर आपको एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना है और आपको इन द सेम वे आपको बोरॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो बेरिलियम से बोरॉन की तरफ जाते हैं हम लोग तो एटम का साइज़ क्या होता है, एटॉमिक साइज़ क्या होता है, डिक्रीज होता है। इन दैट वे अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होता है, वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो क्या होगा कि बोरॉन के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी और बेरिलियम के लिए कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, इसका कारण भी आपको याद रखना है। ये एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, और केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल केसेस पे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रियल में क्या होता है, इसका उल्टा होता है, यानी कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, बोरॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। इसका रीज़न देखिए क्या होता है, अगर आपको यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 2s में से निकलेगा, 2s में से 2s जो है हमारा ऑर्बिटल जो है उसमें से निकलेगा। और अगर यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो आपका 2p में से निकलेगा, 2p जो ऑर्बिटल है उसमें से निकलेगा। ठीक है, सब शेल जिसको हम बोलते हैं उसमें से निकलेगा। अब 2s जो ऑर्बिटल होते हैं वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में होते हैं, न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में होते हैं, और 2p ऑर्बिटल जो होते हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं, न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर होते हैं। इसको हम बोलते हैं उनका क्या बोलते हैं इसको, पेनिट्रेशन पावर, यानी कि s जो ऑर्बिटल s जो सब शेल होता है उसका पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होता है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि SPDF को पेनिट्रेशन पावर के ऑर्डर में अरेंज कीजिए, SPDF ये इनका पेनिट्रेशन का पावर होता है, SPDF। ठीक है, S का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि ये न्यूक्लियस के सबसे पास में होता है, P न्यूक्लियस से दूर विद रेस्पेक्ट टू S, फिर आता है D और F सबसे दूर होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से 2p में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, 2p में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। इसका मतलब ये भी है कि उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी कम देना होगा। ठीक है, तो ये एक स्पेशल एक्सेप्शन है, याद रखना है आपको इसके लिए।
बाकी कहानी वही है जो आपकी बुक में भी ऐसी सेम कहानी लिखी हुई है, आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। बट मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को यहीं पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर। एग्जाम्पल दिया हुआ है नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो सेम देखिए वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट होगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपैरिजन करते हैं हम, नाइट्रोजन की बात करते हैं हम। तो ये मान लीजिए है हमारा नाइट्रोजन एटम, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। 7 का मतलब होता है 1s2 2s2 2p3। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 8। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। इस 2p3 को अगर आप ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं तो ऐसा कुछ होता है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के लिए अगर आप ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन एंड 4th इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आपको यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है और यहाँ पर भी आपको 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, यानी कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी और ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ऑक्सीजन आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, नाइट्रोजन के पास देखिए जो p ऑर्बिटल है, इसका जो p सब शेल है, 2p जो सब शेल है, उसके अंदर 3 ऑर्बिटल हैं और 3 ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन करते हैं हम इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का जो 2p सब शेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उसमें से भी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होता है। तो इस रिपल्शन की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तैयार है। ये जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन जो है जिसको हम बाहर निकालना चाहते हैं वो इजीली यहाँ से बाहर चला जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी परिवार में कोई 2 भाई हैं, ठीक है, तो 2 भाई हैं और उनमें से मान लीजिए दोनों भाइयों में कम बनती है, तो अगर कोई पड़ोसी थोड़ा सा भी उसको भड़का देगा तो जो भाई है वो तुरंत घर छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पर है ऑक्सीजन के केस में कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ही घर में है, दोनों में क्या है, बनती कम है, दोनों में एक जैसे हैं तो इसलिए बनती कम है, रिपल्शन है, और थोड़ा सा एनर्जी देने से ही क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है विद रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये एनोमली भी आपको याद रखनी है। करेक्ट। चलिए, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आयनाइजेशन एंथैल्पी। इम्पोर्टेंट टॉपिक था बहुत ही, और एग्ज़ाम के अंदर तो आपको पता ही है कि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है। आपकी जितने भी एग्ज़ाम्स होगी उनमें IIT हो या JEE हो या फिर आपकी जो नीट की एग्ज़ाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी और उसके बाद की जो और कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उनकी। ठीक है, सो टिल राइट नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर द एंड ऑफ द क्लास। सो till this is the end of the class and meeting you in the next class. Till then, take care, keep yourself safe, and bye bye.